बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे आम लोगों की निस्बत ये मौका बहुत ज़्यादा मिलता है कि अच्छे और बुरे, मोहब्बत करने वाले, नफ़रत करने वाले, चाहने वाले, ना चाहने वाले, ये लोग अपने दुख और दर्द मेरे पास लाते हैं और मशवरे के लिए आते हैं। इनमें से कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो अपनी माँ को या बाप को जान से मार देना चाहते हैं, और जब उनकी वजह आप सुनते हैं तो आपको हैरत होती है कि लोग इस तरह भी सोच सकते हैं। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि ये एबनॉर्मेलिटी ज़िंदगी में कैसे आती है और क्या इसको रोका जा सकता है। उससे पहले आप ही की बातें और मेरे मुख्तसर से जवाब। बिन्नत मोहम्मद ने पूछा है, सर मैं मिर्गी की मरीज़ा हूँ, 3 साल से कोई दौरा नहीं पड़ा मगर दवाई इस्तेमाल करती हूँ। मेरे वालदैन ने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है और वो शरीफ है, पढ़ा लिखा है, उसको कारोबार सेट करा के देंगे और उसको उसके बदले में मेरी बीमारी का बता देंगे। हम खुद अपर मिडिल क्लास से हैं, क्या ऐसा रिश्ता करना ठीक है? बेटा बिल्कुल ठीक है। इसमें मसला क्या है? आप इस बीमारी के साथ नॉर्मल ज़िंदगी बसर नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कहीं उस ख़ानदान को जिसके अंदर आप जाएंगे। ज़िंदगी में कई दफ़े ऐसा होता है, कहीं कहीं रिश्ते बिल्कुल बराबर की सतह के होते हैं, कहीं मोहब्बत के होते हैं, कहीं ज़रूरत के होते हैं, कहीं मुरव्वत के होते हैं। जब बेटे या बेटियों में कोई जिस्मानी या रूहानी या कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऐसे मौके पे आमतौर पे ख़ानदान के लोग काम आते हैं, बहन भाई, अपने बेटे बेटियां वो ऑफ़र कर देते हैं। लेकिन अगर उनके ना हो तो फिर माँ और बाप को ज़ाहिर है कोई ना कोई हल तो ढूंढना होता है। तो ये उनका काम है, दे हैव अ बेटर ब्रेन देन यू, और लेट देम थिंक, लेट देम डिसाइड। आप बिला वजह अपने आप पे ये बोझ मत लें, ये आपका ना तो फ़ैसला है, ये उनको फ़ैसला करना है। दूसरी सूरत में फिर आप सारी उम्र घर पड़े रहोगे और एक मिज़रेबल ज़िंदगी जियोगे और मिज़रेबल मौत का शिकार बनोगे। तो दैट्स नॉट फाइन। आपके लिए माँ और बाप को बेहतर जो नज़र आए उन्हें करने दीजिए। फ़ाखरा ने कहा है कि सर सगा भाई आपके घर को कैसे आग लगा सकता है? मेरे घर में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये जो फ़ाखरा ने कहा, इस तरह के हमें बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ, आप ही के दिल की बात कर रहा होता हूँ। एक दो ने कहा कि ये क्या वाहियात बात है, ऐसा आपने क्यों कहा, ऐसा कहीं नहीं होता। तो ऐ भले और समझदार लोगों, नासमझी की बातें जब आप करते हो, क्योंकि आपने दुनिया देखी नहीं है। दुनिया में हर घर में हर फ़र्द के साथ एक अलग तर्ज अमल और अलग आदत होती है, तो आपने तो वो नहीं जानी, तो इनकार कैसे आप कर देते हो? फ़ाखरा ने लिखा है कि सर उसकी माँ उसके जराइम पे पर्दा डालती है, उसकी साइड लेती है और कहती है अभी तो छोटा है, 34 साल का हो गया, अभी छोटा कहाँ से है। उसकी आदतें और ख़राबियाँ कहीं बड़ी बड़ी हैं। मेरा रब आपकी हिफाजत करे और आपके मियाँ को भी अक्ल दे ताकि वो भी अपनी इज़्ज़त की और रस्मत की हिफाजत करे। आसिया ने लिखा है कि अख्तर अब्बास साहब, सब मर्द हजरात कोरोना के दौरान बच्चे बने हुए हैं। मुझे लगता है इन्हें खाना ज़्यादा पकाना पड़ता होगा या उनकी खिदमत खातिर ज़्यादा करनी पड़ती होगी। फरहद नाज़ ने लिखा है कि सर पढ़ी लिखी लड़की खूबसूरत भी हो तो अकड़ दिखाए तो चलें, बात बनती भी है। ये कम पढ़ी लिखी जाहिल लड़कियां जो सिर्फ अपनी शक्ल लेके उस पर अतराती हैं और एटीट्यूड दिखाती हैं, इन्हें कभी ख्याल नहीं आता कि इनके पास तकब्बर करने को है क्या। ये तो छोटी सी चीज़ है, या तो कहीं पढ़ी लिखी भी होती, मालदार भी होती, आसूदा भी होती, फिर ये फ़ख्र करती या तकब्बर करती। बेटा जी, तकब्बर करने के लिए तो ना शक्ल बहुत अच्छी हो, दौलत बहुत ज़्यादा हो, गाड़ियाँ, घर, ख़ानदान बहुत बड़ा हो, तकब्बर के लिए तो कुछ भी मुनासिब नहीं है। चूँकि तकब्बर की ये सारी अलामतें, ये सारी चीज़ें आपको अनायत की गई हैं, अता की गई हैं, आपने कमाई नहीं है। कमाने के बाद तो इंसान हम्बल होता है, मुतकब्बर थोड़ी होता है। तकब्बर तो छोटे दिल और छोटे दिमाग वाले लोगों को होता है, उनसे वो चीज़ सही नहीं जाती। राबिया इमरान ने कहा है, सर मैं कराची से हूँ, प्लीज़ मेरा नाम लीजिए। मेरा नाम जिस वीडियो में लेंगे मैं अपनी फैमिली को, एक एक फ़र्द को दिखाऊंगी, सबको भिजवाऊंगी। मेरा नाम राबिया इमरान है और मैं सलमान खान के बाद आपकी फ़ैन हूँ। राबिया बीबी, मैंने आपका नाम तो ले दिया, लेकिन बेटा जी इन्हें इस तरह नाम लेने से बड़ाई नहीं मिलती। इज़्ज़त
मुकाम और मर्तबा, या तो आप अच्छी बात पूछें, कोई अच्छा सवाल करें, जो ख़ुद आपकी अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छी कंट्रीब्यूशन हो तो वो हमसे शेयर करें कि मैंने ये अच्छा काम किया था। तो इनफैक्ट जब भी हम बाकियों से बेहतर सोचते हैं, करते हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छी पहचान होती है। खंसा हबीब ने पूछा है कि सर एक बात आपसे पूछनी है, क्या ये बात हकीकत है या वैसे बनी बनाई और सुनी सुनाई है कि रिस्क औरत के नसीब से मिलता है? 40 साल हो गए हैं ये ताना सुनते हुए, मेरे मियाँ का नसीब तो नहीं खुला। आपका मियाँ लगता है कि बहुत ज़्यादा नसीब वाला नहीं है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कम नसीब लोगों के साथ मिलके नसीब सो जाते हैं। वैसे हमने भी बचपन से यही सुना है और उसकी दलील भी है। हर फर्द का अपना अपना रिस्क है जो मौत तक उसका साथ देता है, साथ रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी होता था। बाद साहबा आते थे, चूँकि गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, तो वो कहते थे या रसूल अल्लाह बहुत तंगी है माली तौर पे, तो आप फरमाते थे, और ये किसी हदीस में हमने ये नहीं पढ़ा कि आपने मजाक से फरमाया, तो आप उन्हें फरमाते थे शादी कर लो। इनफैक्ट जिस बात को हमारे फोक विजडम में ये कहा जाता है कि औरत अपना रिस्क साथ लेके आती है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हर मर्द का और औरत का रब ने जो बख्त बनाया है, जो उसका रिस्क रखा है, ज़ाहिर है वो जहाँ जाएगी रिस्क साथ जाएगा। मुझे याद है ने जब अदारा शुरू किया हाई पोटेंशियल आइडिया, तो शुरू में हमारे पास 10-11 लोग थे। मुस्तफा टाउन में हमारा ऑफिस था। उस ज़माने में मेरे पास जो प्रोजेक्ट होते थे वो उतने ही बड़े बड़े होते थे, यानी 8-8, 10-10 लाख के प्रोजेक्ट होते थे, और कई साल हमने उसी तौर पे मज़े किए। फिर जब हमने वहाँ से ऑफिस बदला तो मैंने सोचा मैं इसको घर से ऑपरेट करता हूँ। तो घर में हमने 1-2 कमरे उसके लिए मुख्तस किए, तो स्टाफ को कम कर दिया। अच्छा, जैसे स्टाफ कम किया वैसे ही रिस्क कम हो गया। तो ये बात खुद मेरे ने आँखों देखी भी है, भुगती हुई भी है कि हर फर्द का रिस्क, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब वो आपके पास आता है, आपकी टीम का हिस्सा बनता है, तो उसका रिस्क तो आपके पास आना ही आना है, चूँकि उसको मिलना है। सो मुझे लोगों की तनख्वाह बढ़ाते हुए या रिस्क बढ़ाते हुए कभी प्रॉब्लम नहीं होता। मैं पूरी खुशदिली से बढ़ा देता हूँ, ये सोच के कि बाबा उसका रिस्क है, अभी वो 10 ले रहा है, वो 20 लेना चाहे तो 20 ले ले, चूँकि उतना कमाएगा, उसका रिस्क आएगा, उतनी एफर्ट भी करेगा। और आपको ये तो इल्म है कि मर्दों में ये माना जाता है कि जो जितना कमाए, जितनी पैसे ले, उसको 10 से ज़रब दे के उसको अपने अदारे को वापस करना होता है। चूँकि कॉरपोरेट में हम इसी तौर पे लोगों को मेजर करते हैं कि मार्केटिंग का बंदा हो, सेल्स का बंदा हो, तो उसकी अगर 1 लाख तनख्वाह है तो फिर उसको ज़रब 10 कमा के देना होता है। औरतों के मामले में चूँकि औरतें कमाई नहीं करती, पर रिस्क तो इनका जो इनके साथ है, इनका खाना भी इनके साथ आना है। और बाद लोग तो इस पर भी बिलीव करते हैं कि अगर एक बीवी से बात ना बने, रिस्क थोड़ा हो, तो दूसरी कर ली जाए, तीसरी कर ली जाए। हमारी सोसाइटी में ये बहुत मुश्किल है। वो पहली बीवियां तो सर के बाल उड़ा देती हैं, इतना तंग करती हैं। तो अगर तो आप उसको छुपा सकते हो और आपके पास इतना रिस्क हो तो फिर आप रख सकते हैं। लेकिन ये जो मामला है कि औरत का रिस्क है कि नहीं है और वो लेके आती है, आम तौर पे हमारे यहाँ ये माना जाता है, ये एक सच्चाई के तौर पे, प्रूवन सच्चाई के तौर पे, कि जब भी लड़की आती है, अच्छे घर से आप लेके आओ, अच्छे ख़ानदान से लेके आओ, तो वहाँ अल्लाह ने पहले से रिस्क ज़्यादा दिया होता है, तो ज़ाहिर है उसका रिस्क। जिनके यहाँ ज़्यादा बच्चे होते, हर बेटी का अपना रिस्क है, हर बेटे का अपना रिस्क है। आप थोड़ी है उसके पालनहार, ना आप उसके रब हैं। जो रब है वो उसको देता है, वो रब्बुल आलमीन है, वो रिस्क भी देता है, इज़्ज़त भी देता है, मोहब्बत भी देता है, ताकत भी देता है, सेहत भी देता है, हुनर भी देता है। अच्छा जी, अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। मौजू ये था कि कुछ लोग बदकिस्मती से या बदबख्ती से, मैं कहूँगा कि अपनी माँ या बाप के इतने ख़िलाफ़ हो जाते हैं कि मोहब्बत तो दूर रही, नफ़रत में बिल्कुल जो पिच पिच करने लगते हैं। 1-2 साहबों से मेरी मुलाकात हुई, उन्हें 20 साल बाद, 30 साल बाद भी याद है कि बचपन में उनकी माँ ने उनकी बहुत बेइज्जती की थी। किसी को था मुझे डांटा, किसी ने कहा मुझे बहन भाइयों के सामने मारा, किसी ने कहा मेरी माँ मुझ पे चीखती थी, किसी ने कहा मुझ पे दांत पीसती थी, किसी ने कहा वो लाउड बोलती थी। अच्छा, इनमें से जिस केस में भी मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जो माँ भी इस तरह ज़्यादती या जुल्म करती है, उसके 2-3 वजूहात हैं। आपसे शेयर करने का मतलब ये है
کہ اگر آپ اس وقت ماں ہو اور آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ٹین ایج میں ہیں، تو براہ کرم ان چیزوں کو مد نظر رکھیے. اور اگر آپ نئی ماں بننے والے ہیں تو پھر آنے والے برسوں میں جب بھی کبھی آپ اپنے بچے پہ شاؤٹ کرنے لگو، چیخنے لگو، چلانے لگو، تو سوچئے گا کہ ایکسٹریم بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری مائیں اپنے بچوں پہ اس لیے چیختی ہیں کہ ان کی اپنے میاں سے نہیں بنتی، تو میاں کا بیٹا سمجھ کے وہ اسے نفرت کا اظہار کرتی ہیں. یہ نفرت بیٹے سے نہیں ہوتی، یہ نفرت اس کے باپ سے ہوتی ہے. نمبر 2، جب گھر میں مالی پریشانی ہو اور میاں پاکٹ منی نہ دے یا گھر کا خرچہ نہ کرے، تو عورت بے بسی سے اپنا غصہ کمزوروں پہ نکالتی ہے. گھر میں کمزور بچہ ہوگا یا جانور ہوگا، دونوں پہ نکلے گا. اور عورت کو اس بات کی عقل یا سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ تو بے قصور ہیں، اپنی کم عقلی سے وہ اس غصے کا اظہار ان پہ کر کے ان کی زندگی بھی خراب کر دیتی ہے. تیسری چیز، جب بھی گھر میں عورت کی عزت کم ہو، اس کی رسپیکٹ کم ہو، تو اس کو تب بھی بے بسی ہوتی ہے، اور اس کی کمی کا بدلہ بھی وہ اپنے بچے سے یا اپنی بچی سے لے سکتی ہے. ایک چوتھی صورت بھی ہے، اگر عورت کم صورت ہے اور اس کے بچوں میں سے کوئی خوبصورت ہو گیا تو بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ سختی کرے. پانچویں صورت، عورت کے زیادہ بچے ہیں تو کسی ایک بچے کو وہ محبت کا مرکز بنا لیتی ہے، دوسرا اس کی محبت کا مرکز نہیں رہتا، وہ کمتر ہو جاتا ہے اپنی شکل کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے. بچہ یا بچی ہمیشہ اپنی ماں کی آنکھوں میں یا باپ کی آنکھوں میں اٹھنے کے لیے ایفرٹ زیادہ کرتا ہے. جب وہ ایفرٹ ریپیل ہوتی ہے تو بچے اور بچی کا غصہ پائل اپ ہوتا جاتا ہے، اور جو اس کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے. 20 سال بعد، 30 سال بعد اس کو ایب نارمل، ایون اس کے اپنے بچے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، ایب نارملٹی کو بھگت رہا ہوتا ہے. اس کو اپنے بچپن کا ایک ایک دکھ، ایک ایک ظلم، ایک ایک زیادتی یاد ہوتی ہے. اتنی روشن، جیسے میرے سامنے یہ لائٹ لگی ہوئی ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں یا کیمرے کو دیکھ رہا ہوں. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ڈیٹیل جو ہے یہ یاد رہتی ہے. خادم حضرات، اس کلپ کو ریکارڈ کرنے سے پہلے میں نے اپنے معاونین سے پوچھا کہ مائیں یا باپ اپنے بچوں کو کیوں ڈانٹتے ہیں، تو اسامہ نے کہا کہ شوق پورا کرنے کے لیے بھی ڈانٹتے ہیں، بعض کو عادت ہوتی ہے ڈانٹنے کی. ایک اس نے مزیدار بات کہی، اس نے کہا سر یہ جو ڈانٹنا ہے، ڈانٹنے کی ان کے پاس ایک دلیل ہوتی ہے، وہ دلیل یہ کہ ہم تو اچھے کے لیے ڈانٹتے ہیں. یہ اچھا کرتے کرتے والدین بچوں کا نقصان کر دیتے. میں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا ماں باپ کیوں ڈانٹتے ہیں، تو اس نے کہا بابا شوقیہ ڈانٹتے ہیں، ہم میں عام طور پہ غلطی تو ہوتی نہیں ہے، کوتاہی بھی کوئی نہیں ہوتی ہے، بس شوق پورا کرنے کے لیے کہ روب ڈالنا ہوتا اور بتانا ہوتا کہ ہم تمہارے اماں ہیں. ابا کا نہیں کہا، ہم تمہاری اماں ہیں اور ہم بڑے ہیں، تو ڈانٹنا تو انہوں نے ہے ہی ہے. انفیکٹ یہ ساری وجوہات جو بھی ہیں، شوقیہ ہوں، مجبوری ہو، ان کو اپنی حد میں رہنا چاہیے. جب بھی یہ چیز حد سے نکلے گی تو بچہ یا بچی کے ذہن میں نفرت پلتی ہے، ایب نارملٹی ہوتی ہے، ہیٹریڈ آتی ہے، اور بڑا ہونے کے بعد یہ کم نہیں ہوتی، اس کا پھر علاج کرانا پڑتا ہے، ٹریٹمنٹ اس کی ہوتی ہے. بعض کیسز میں نے NLP کیا، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، ان کے ذہن سے اس بوجھ کو ڈیلیٹ کیا، اتارا. چکے ظاہر ہے آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، آپ اس ماضی میں گھسے پھنسے ہوئے، آپ ہر لمحے اپنے آپ پہ قرض کر رہے ہوتے ہو کہ میری فلاں بہن کے ساتھ تو نہیں ہوا تھا، میرے ساتھ کیوں ہوا، فلاں بھائی کے ساتھ تو نہیں ہوا تھا. وائی می، یہ جو وائی می ہے یہ آپ کو مار دیتی ہے، اور آپ نہ جی سکتے ہوتے نہ مر سکتے ہوتے ہیں. آپ اندر سے مر جاتے ہیں کٹ کٹ کے. اس ظلم کو روزانہ آپ اپنے زخموں کو تازہ کرتے ہیں. اگر آپ اپنی بیوی کو بتاؤ گے تو بے عزت ہو جاؤ گے، کسی اور سے تذکرہ کرو گے تو ظاہر ہے اس کی نظروں میں گر جاؤ گے. پر یہ جو اندر غصہ ہوتا ہے کہ میں اپنی ماں کو مارنا چاہتا ہوں، اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، یہ جو کم عقل لوگ ہیں، کم فہم یا کم پڑھے لکھے، یہ بدبختی کے اس گھاٹ اتر جاتے ہیں، کبھی کبھی اپنی ماں پہ یا باپ پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ظاہر ہے وہ اس بات کو نہیں کر پاتے، پر غصے میں اللہ رسول بھی یاد نہیں رہتا، یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ان کا احترام، ان کی عزت. ایک تو دنیا آپ کی پہلے خراب ہوئی ہے، تو اب اتنا غصہ کر کے اب اپنی آخرت کو بھی برباد کر لو گے. میرا رب والدین کو اظہار نفرت سے بچائے، ان کو عقل سلیم دے، توازن کے ساتھ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو عدل کے ساتھ پالنے کی توفیق دے. کسی ایک پہ ساری محبت اور دوسرے بیچارے ردی مال سمجھ کے اور اگنورڈ ہو جائیں تو ظاہر ہے یہ ایک ایب نارمل نسل ہے جو خود آپ اپنے ہاتھوں تیار کرو گے. ایک سے تھوڑی سی محبت ملے گی،
اور باقی جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہوگا یا زیادتی کی ہوگی، زیادہ سخت جملے کہے ہوں گے، زیادہ ڈانٹا ہوگا، تو اس کے اندر تو یہ ساری چیزیں جمع رہیں گی اور محبت کو پیدا نہیں ہونے دے گی۔ تو اتنا ظلم مت کیجیے، آپ ابے ہو یا اماں ہو، دونوں صورتوں میں اپنے سارے بچوں کے ساتھ کوشش کیجیے محبت سے، توازن سے، چونکہ یہ رب کی خوبی ہے، وہ تو سب کو پالتا ہے، رب العالمین ہے، تو آپ بھی سارے بچوں کے وہ والدین ہو، ان کے ساتھ عدل کیجیے، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیجیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔